वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। तो हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 15 प्रिपेरियम ऑब्स की 10 टीचर से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ब्रेस्ट जो है वो मेड किस चीज़ से बने होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू होता है और क्या है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन से टिश्यूज़ होते हैं इसमें? ग्लैंडुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और साथ में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये इसके टिश्यूज़ होते हैं। और ये क्या करता है, किन मसल्स के सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है? पेक्टोरालिस मेजर मसल, सीरेटस एंटीरियर। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। इसके क्या है, सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं ब्रेस्ट। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल। ठीक है, और अगर हम इसके एक्सटेंशन देखें तो क्या है कि सेकंड से लेके 6th रिब तक इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, सेकंड रिब से लेके 6th रिब तक। ठीक है, और इसमें एक पिगमेंटेड एरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। और प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो पिगमेंटेड एरिया है ये ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, सेबेसियस ग्लैंड्स जो है इसमें वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, मोंटगोमरीज ट्यूबरकल है। ठीक है, मोंटगोमरीज ट्यूबरकल इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि इसमें 15 to 25 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, और हर एक यूनिट में क्या होता है, एक लेक्टिफेरस डक्ट होती है, डक्ट होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि मेमरी ग्लैंड का लोब्यूल होता है, मेमरी ग्लैंड का लोब्यूल होता है। ठीक है, और साथ में क्या है कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एक यूनिट की हमने बात किया है। एक यूनिट में क्या होता है कि लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, मेमरी ग्लैंड के लोब्यूल्स होते हैं, और क्या है, एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, और क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं एल्वियोलाई के बाहर। ये एल्वियोलाई है ना, इसके बाहर अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, मायोएपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये तो इनकी हो गई एनाटॉमी ब्रेस्ट की। अब हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये ब्रेस्ट में क्या होता है कि अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें, एस्ट्रोजन हार्मोन के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं, तो एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहा होता है कि जो प्रोलिफरेशन होती है लेक्टिफेरस डक्ट की, वो स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है प्रोलिफरेशन को। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स की। ठीक है, और इसके बरक्स क्या है कि प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन वो क्या करता है कि जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है मेमरी ग्लैंड, मेमरी लोब्यूल्स की या एल्वियोलाई की, उनको ज़्यादा कर देता है। ठीक है, मेमरी लोब्यूल्स की डेवलपमेंट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, मेमरी लोब्यूल्स की डेवलपमेंट को ज़्यादा करेगा। ठीक है, और क्या करेगा कि एल्वियोलाई की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, एल्वियोलाई की हाइपरट्रॉफी, और उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें सिक्रेटरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिक्रेटरी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें दो कौन से हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लोस्ट्रम की। क्लोस्ट्रम क्या होता है? क्लोस्ट्रम ये क्या है कि येलोइश कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है, येलोइश फ्लूइड होता है। 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, 16 वीक पे बनना स्टार्ट होता है, और ये फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पे। ठीक है, सेकंड डे पे क्या होता है कि ये रिप्लेस हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है, और अगर हम इसकी खास बात की बात करें, इसमें क्या होती है कि प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा होता है क्लोस्ट्रम में। ठीक है, प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फैट्स। ठीक है, फैट्स कम होती हैं और शुगर भी कम होती हैं इसमें। और इसमें क्या होता है कि इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए का मकसद क्या होता है कि वो प्रोटेक्शन दे अगेंस्ट इन्फेक्शन से। ठीक है, अगेंस्ट इन्फेक्शन से क्या करे, प्रोटेक्शन दे। ठीक है, और इसके अलावा क्या करती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये क्या करता है क्लोस्ट्रम, ये क्या करता है कि बेबीज़ की जो बाउल है मेकोनियम का, उसे एम्प्टी करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, एम्प्टी करवाने में हेल्प करता है किसको, बेबीज़ बाउल ऑफ मेकोनियम। ठीक है, बेबीज़ बाउल ऑफ मेकोनियम, जो मेकोनियम होता है उसको एम्प्टी करने में हेल्प करता है क्लोस्ट्रम। तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रेस्ट मिल्क की। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क के हवाले से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका कंपैरिजन करें ह्यूमन मिल्क से, और इसका काउस मिल्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, ठीक है, यहाँ अगर हम ह्यूमन्स मिल्क लिखें, ठीक है, और साथ में काउस मिल्क से इसे कंपेयर करें। ठीक है, काउस मिल्क, तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसमें ज़्यादा होती है, ह्यूमन मिल्क में। ठीक है, इसमें ह्यूमन मिल्क में एनर्जी जो ज़्यादा होती है 75 किलो कैलोरीज पर
मिलीलीटर, ठीक है, 75 किलो कैलोरीज पर मिलीलीटर। और अगर हम काउस मिल्क की बात करें उसमें कितनी होती है, 66 किलो कैलोरीज पर मिलीलीटर होती हैं, ठीक है। अगर हम लैक्टोज़ की बात करें तो लैक्टोज़ का कंटेंट भी क्या है कि ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा होता है। कितना होता है, 6.8 ग्राम पर 100 ml होता है, ठीक है। अगर हम काउस मिल्क की बात करें उसमें क्या होता है, 4.9 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। इस तरह अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो काऊ के मिल्क में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स काऊ के मिल्क में ज़्यादा होती हैं और ह्यूमन के मिल्क में कम होती हैं। तो इसका मतलब है कि 1.1 ग्राम पर 100 ml प्रोटीन्स ह्यूमन मिल्क में होती हैं और क्या है कि 3.5 ग्राम पर 100 ml क्या है, काउस मिल्क में होती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ़ैट्स की तो फ़ैट्स क्या है कि वो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होती हैं, 4.5 ग्राम पर 100 ml होती हैं और 3.7 जो है वो काऊ के मिल्क में होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है, सोडियम किस में ज़्यादा होता है, काऊ के मिल्क में सोडियम ज़्यादा होता है, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में कम होता है। तो 7 मिलीमोल पर लीटर जो है वो ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में होता है और क्या है कि 22 मिलीमोल पर लीटर जो है वो काऊ के मिल्क में होता है, ठीक है। अगर हम वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट जो है वो स्लाइटली ग्रेटर होता है काउस के मिल्क में, ठीक है। तो ये कितना होता है कि 87.1 जो है ये ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में होता है, 87.1 मिलीलीटर ml पर 100 ml, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 87.3 ml पर 100 ml, ठीक है, इसमें वाटर कंटेंट होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में एक तो ये हमने सारी एनर्जीज़ की बात कर ली। इसके अलावा क्या होता है कि इम्यूनोग्लोबुलिन कौन कौन सी होती हैं, IgA तो होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है IgM भी होती हैं ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में, ठीक है, और IgG होती हैं, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। इसके साथ क्या क्या होता है कि लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिन, मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं और क्या है कि लाइजोजाइम्स होते हैं, ठीक है, लाइजोजाइम्स। इसके अलावा क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क में सारे वाइटामिन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वाइटामिन के। इसीलिए वाइटामिन के जो है एक्सटर्नली दिया जाता है बेबी को, वाइटामिन के, ताकि जो हेमोरेजिक डिजीज़ का रिस्क जो है वो कम हो सके, ठीक है। हेमोरेजिक डिजीज़ का जो रिस्क है वो कम हो सके, ठीक है, इसका रिस्क जो है वो कम हो सके। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हार्मोन की, प्रोलैक्टिन का क्या रोल होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ये लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड होता है, ठीक है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक, कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ठीक है। और इसके जो लेवल्स हैं वो 20 फोल्ड इंक्रीज़ हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है, 20 फोल्ड इंक्रीज़ होते हैं प्रेगनेंसी में। और ये जो इसका जो पीक लेवल्स हैं वो 45 मिनट्स ऑफ सकलिंग पर पीक पे चले जाते हैं, 45 मिनट्स ऑफ सकलिंग के 45 मिनट्स के बाद इसके जो लेवल्स हैं वो पीक पे चलाते हैं, ठीक है। लेकिन आफ्टर वीनिंग उसके बाद ये नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, इनके लेवल जो हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं वीनिंग के बाद, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इसका जो एक्शन क्या होता है कि ये क्या करते हैं, सेक्रेटरी सेल्स जो हैं उन पे डायरेक्ट एक्शन होता है इनका, और ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं मिल्क प्रोटीन्स को। प्रोलैक्टिन क्या करता है, सिंथेसाइज करता है मिल्क प्रोटीन्स को, ठीक है, मिल्क प्रोटीन्स को, ठीक है। और ये होता कैसे है कि जब निपल को स्टिमुलेट करते हैं तो ये क्या होता है कि प्रोलैक्टिन जो इनहिबिटिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस से वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन को जो इनहिबिट कराता फैक्टर वो क्या है, कम हो जाएगा। जब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर कम होगा तो इसका मतलब है कि प्रोलैक्टिन का जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन का जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास प्रोलैक्टिन का रोल। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन इसका क्या रोल है, ऑक्सीटोसिन ये बेसिकली लेट डाउन रिफ्लेक्स में कैसे काम करता है कि लेट डाउन जो रिफ्लेक्स है वो इनिशिएट करेगा सकलिंग से, ठीक है। जब बेबी जो है वो सक करेगा इससे क्या होगा कि पल्सेटाइल रिलीज़ होगा ऑक्सीटोसिन का, पल्सेटाइल रिलीज़ होगा ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा मायो एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा किसको, मायो एपिथेलियल सेल्स को। और मायो एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द एल्वियोलाई, ठीक है। जब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एल्वियोलाई हैं, ठीक है, इसके बाहर जो मसल्स पड़ा है वो क्या है, मायो एपिथेलियल सेल्स हैं। जब ऑक्सीटोसिन इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें जो मिल्क प्रेजेंट है एल्वियोलाई में वो एक्सक्रीट हो जाएगा ना, मतलब लेट डाउन का रिफ्लेक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ मिल्क होगी, ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज़ है वो किससे ज़्यादा होता है कि वो हेयरिंग बेबी क्राई, ठीक है, हेयरिंग द बेबी क्राई,
इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस से कम हो जाता है, डिक्रीज़ किससे हो है, स्ट्रेस से, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे की काउंसलिंग मोस्टली पूछी जा सकती है, जो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि रेडिली अवेलेबल होता है एक तो, और वो भी एक राइट टेम्परेचर पे, आपको ना इसे गर्म करने की ज़रूरत है और ना ही ठंडा करने की ज़रूरत है, ठीक है। राइट टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी आइडियल है, ठीक है। आइडियल न्यूट्रिशनल वैल्यू, आइडियल न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला फीड, ठीक है। चीपर देन फार्मूला फीड, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि इसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो एसोसिएट करता है एमिनोरिया के साथ, ठीक है, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा क्या करता है कि ये बेबी में क्या कैसे हेल्प करता है, ये बहुत सी डिजीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे कि प्रीटर्म बेबीज़ में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्स होता है, उसके रिस्क को भी कम कर देता है। किसको, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, इसके रिस्क को कम करता है। इसके अलावा क्या करता है कि जो इन्फेक्टिव चाइल्डहुड इन्फेक्टिव इलनेस वगैरह होती है, जैसे गैस्ट्रो एंट्राइटिस वगैरह, उसको भी कम करता है, गैस्ट्रो एंट्राइटिस, इसके रिस्क को कम करता है। इसके अलावा क्या है कि जुवेनाइल डायबिटीज़ के रिस्क को कम करता है, ठीक है। बेबी में जुवेनाइल डायबिटीज़ मिलाइटिस, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है कि चाइल्डहुड के जो कैंसर्स हैं, लिम्फोमास वगैरह, उनको भी कम करता है, ठीक है। लिम्फोमास वगैरह को रिस्क को भी कम करता है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। लेकिन अगर कुछ वुमेन में HIV वुमेन हैं तो उनमें हमने क्या करना होता है, उनमें ब्रेस्ट फीड को नहीं देना होता, ठीक है। डिस्करेज करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग को, क्योंकि जो HIV का वायरस है वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू बेबी में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए जो HIV वाली वुमेन है, HIV वाली वुमेन में ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज करना है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज करना है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसऑर्डर्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।